इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारा विलियम शेक्सपियर का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज। विलियम शेक्सपियर ने अपने ज्यादातर प्लेज या ड्रामाज में जो लैंग्वेज यूज की है वो कौन सी है? ऑप्शन ए पोएटिक प्रोज, ऑप्शन बी ब्लैंक वर्स, ऑप्शन सी नैरेटिव प्रोज एंड ऑप्शन डी ड्रामेटिक वर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लैंक वर्स। उन्होंने अपने ज्यादातर प्लेज में जो लैंग्वेज यूज की है वो ब्लैंक वर्स है। हालांकि उन्होंने जो प्लेज यूज किए हैं उनमें प्रोज और वर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ज्यादातर जो प्लेज हैं उनके उसमें उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजालिंड विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले का एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है एज यू लाइक इट, बी ऑप्शन दिया गया है सेम्बरलिन, सी ऑप्शन दिया गया है द टेम्पेस्ट और डी ऑप्शन दिया गया है रोमियो एंड जूलियट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में रोजालिंड एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर के तरीके से यूज किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि रोजालिंड और उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है सीलिया, वो दोनों अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, वेश बदल लेते हैं, जिसमें रोजालिंड अपने आप को गैनीमेड बना लेती है और सीलिया अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एलिना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है जो उन्होंने अपने बहुत सारे प्लेज में यूज किया है? यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है सर जॉन फाल्स्टाफ, बी ऑप्शन दिया गया है एरियल, सी ऑप्शन दिया गया है क्लॉडियस एंड डी ऑप्शन दिया है एंटोनियो। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर जॉन फाल्स्टाफ। ये कैरेक्टर एक कॉमिक कैरेक्टर है जो फनी वे में यूज किया जाता है। इस कैरेक्टर को उन्होंने अपने अलग अलग प्लेज में यूज किया है, जिनमें हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और एक और प्ले में उन्होंने यूज किया है मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कोटेशन दी गई है। ये कोटेशन को किसने कहा है, या शेक्सपियर के जो प्ले है उसमें इस कोटेशन को किससे रेफर किया गया है? कोटेशन दी गई है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, और ये कोटेशन ली गई है मैकबेथ से। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैकडफ, ऑप्शन बी मैकबेथ, ऑप्शन सी लूसीफर और ऑप्शन डी दिया गया है मैलकॉलम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लूसीफर। ये जो वर्ड्स हैं ये लूसीफर को रेफर किए गए हैं या लूसीफर के लिए बोले गए हैं, और लूसीफर जो है वो मैकबेथ का एक कैरेक्टर है। और ये जो वर्ड्स हैं ये कोटेशन बोली गई है मैकबेथ के एक्ट 4 और सीन 3 में। और ये जो लूसीफर है वो एक बेनिश्ड गॉड की, हम कह सकते हैं गॉड की एक बेनिश्ड एंजल है, जिसे पावर के लिए उन्होंने इस धरती पे भेजा था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेक्सपियर के कौन से प्ले में रॉबिन गॉडफेलो इस कैरेक्टर को यूज किया गया है? इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। रोमियो एंड जूलियट, बी ऑप्शन दिया गया है टेमिंग ऑफ द श्रीव, सी ऑप्शन दिया गया है एज यू लाइक इट और डी ऑप्शन दिया है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसमें रॉबिन गॉडफेलो इस कैरेक्टर को विलियम शेक्सपियर ने यूज किया है, जो एक फेरी के रूप में इस प्ले में जाने गई है। और यहां पर कुछ और कैरेक्टर्स दिए गए हैं। ये सभी कैरेक्टर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इस प्ले से लिए गए हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स में टोटल कितनी पॉम्स दी गई हैं, या फिर विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? तो उन्होंने अपने जो सोनेट्स लिखे हैं उसमें टोटल 154 पॉम्स लिखी हैं, जिसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 123, बी ऑप्शन दिया गया है 142, सी ऑप्शन दिया गया है 104 एंड डी ऑप्शन दिया गया है 154। यही हमारा करेक्ट आंसर है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिनमें 126 सोनेट्स जो हैं वो यंग मैन जो अर्ल ऑफ पैम्ब्रॉक या फिर हम उन्हें कह सकते हैं अर्ल साउथहैम्पटन भी हैं,
उन्हें उन्होंने एड्रेस किए हैं, जबकि 26 सॉनेट्स जो हैं वो उन्होंने डार्क लेडी को डिनोट किए, या फिर डार्क लेडी को ये 26 सॉनेट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं। जबकि उनके जो 2 लास्ट सॉनेट्स हैं उन सॉनेट्स को उन्होंने लव सॉनेट्स के नाम से जाना है, जिसे हम क्यूपिड सॉनेट्स भी कहते हैं। और ये सॉनेट्स जो हैं वो 20 जुलाई 1609 में पब्लिश किए गए थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में विलियम शेक्सपियर के प्लेज की करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछी गई है कि किस ऑर्डर में ये करेक्ट प्लेज रखे गए हैं। तो पहले कौन सा प्ले आया है, उसके बाद फिर कौन सा प्ले आया है, इस तरीके से हमें इन्हें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ए ऑप्शन दिया गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट एंड रिचर्ड सेकंड। बी ऑप्शन दिया गया है रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सी ऑप्शन दिया गया है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, रोमियो एंड जूलियट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिचर्ड सेकंड। और इसमें डी ऑप्शन हमें दिया गया है रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। पहले रोमियो एंड जूलियट आया है, उसके बाद रिचर्ड सेकंड, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 1, और उसके बाद जो आंसर दिया गया है वो हमारा नेक्स्ट प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये दिया गया है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेक्सुअल जेलिसी, ये विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले की थीम है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, सी ऑप्शन दिया गया है ओथेलो, और डी ऑप्शन दिया गया है किंग लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ओथेलो। ओथेलो जो है वो एक मोर ऑफ वेनिस है, ये एक ट्रेजेडी है जिसे विलियम शेक्सपियर ने अराउंड 1603 या फिर 1604 के अराउंड लिखा था। और ये ट्रेजेडी एक मोरिश कैप्टन के बारे में लिखी गई है, जिसे अराउंड 1565 में पब्लिश किया गया था। उससे इंस्पायर्ड होके उन्होंने इस ट्रेजेडी को लिखा है, जो मोर ऑफ, यहाँ पे मेंशन किया गया मोर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेज हैं जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, और एक उन्होंने प्ले दिया है कोरियोलिनस। ये प्ले किस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स, फोक टेल्स एंड लेजेंड्स, सी ऑप्शन दिया गया है ओल्ड रोमन प्लेज, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है प्लूटार्क्स लाइव्स। तो ये तीनों के तीनों जो प्लेज हैं वो प्लूटार्क की लाइफ से बेस ऑन है। जो ये लिखे हैं प्लेज विलियम शेक्सपियर ने, ये प्लूटार्क की लाइफ से बेस किया गया है, या उसी से इन्हें इंस्पायर होकर लिखा गया है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ये जो असर्शन और रीज़न दिए गए हैं ये पहले पढ़ने हैं और फिर हमें करेक्ट रिस्पॉन्स बताना है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। असर्शन जो इन्होंने दिया है वो है ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना, ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया। और इसका रीज़न क्या था, बिकॉज डेस्डेमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है चीटिंग। तो डेस्डेमोना ने चीटिंग की है, इसलिए ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया। तो इसमें हमें देखना है क्या फर्स्ट वाला करेक्ट है या फिर सेकंड वाला करेक्ट है या फिर दोनों। ए ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, ओथेलो ने डेस्डेमोना को मारा ज़रूर था, लेकिन वो उसकी चीटिंग की वजह से नहीं। मतलब उसे लग रहा था कि शायद उसने चीट किया है, जबकि रियलिटी में उसने चीट नहीं किया था। तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए एंड आर दोनों ट्रू नहीं है, जिसमें केवल एक ही आंसर हमारा करेक्ट है, एजर्शन, कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को मारा ज़रूर है, लेकिन जो हमारा रीज़न दिया गया है वो गलत है। सी ऑप्शन दिया गया है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। मैंने अभी बताया है आपको कि ए जो एजर्शन दिया गया है वो करेक्ट है, लेकिन रीज़न उसका इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर सी होगा। जबकि इन्होंने डी ऑप्शन दिया है ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो ए तो फॉल्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओथेलो ने डेस्डेमोना को मार दिया था। और उसके पीछे का कारण क्या था कि उसने चीट किया, उसे ऐसा लगा, राइट, लेकिन उसने चीट नहीं किया था। तो ये इनकरेक्ट है कि डेस्डेमोना ने इनफिडेलिटी दिखाई थी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ।